और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का लखनऊ से, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का विदेश दौरा लगातार जारी है। बेल्जियम, यूएई, कनाडा, अमेरिका करेगा यूपी में निवेश। लॉजिस्टिक, कृषि समेत कई क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए रखा है। मंत्री नंदी और मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने एमओयू साइन किया है। जेमिनी कॉर्पोरेशन के साथ 200 करोड़ का यह एमओयू साइन किया गया है। और जेमिनी काशी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट की स्थापना करेगा। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूएई से यूपी को 20,000 करोड़ का आशय पत्र मिला है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दक्षिण कोरिया निवेश करेगा। 2500 करोड़ से टेक्सटाइल मशीनरी यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आना अब शुरू हो चुका है। जीआईएस 2023 को लेकर यूपी के मंत्री जो है वो इस वक्त विदेशी दौरे पर है। लगातार 19 तारीख तक विदेश दौरा ये चलेगा उनका। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं जो लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश की तरफ से, उस लक्ष्य में भी धीरे धीरे पूरी किया जा रहा है। उस लक्ष्य को लॉजिस्टिक, कृषि समेत कई क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव इस वक्त उत्तर प्रदेश को मिल चुका है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर रखा है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मेरठ दौरे पर हैं इस वक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अब से कुछ ही देर में सीसीएस विश्वविद्यालय पहुंचेंगे राज्यपाल, जहां दीक्षांत समारोह में शिरकत करती हुई नजर आएंगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी आनंदीबेन पटेल। दीक्षांत समारोह के बाद हस्तिनापुर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वहीं हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शादी समारोह में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें बड़ा हादसा हो गया। और इस हादसे में 22 लोग झुलस गए। 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जहां उरई मेडिकल कॉलेज उन 12 लोगों को रेफर किया गया है। आप तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा ये हुआ है। इस वक्त कोतवाली क्षेत्र के लिंगा गांव का ये पूरा मामला इस वक्त बताया जा रहा है, जहां पर ये हादसा हुआ है। शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से यह बड़ा हादसा आज सामने आया। बता दें कि इस हादसे में करीब 22 लोग झुलस गए, जिसमें महिलाएं, छोटे बच्चे शामिल हैं। राठ तहसील में लीगा गांव है। वहाँ अभी कुछ लगभग 2 घंटे पहले शादी समारोह चल रहा था, तो वहाँ ये बताया गया लोगों ने गैस लीक होने की वजह से आग लग गई वहाँ, और आग में 22 लोग जो जल गए। और 22 लोगों में लगभग 10 लोग तो लीगा गांव के थे। शेष 12 लोग राठ तहसील के दीवानपुर और फरसलाना कस्बे के बताए गए हैं, जो लोग वहाँ काम करने गए थे शादी में। और मैंने आके यहाँ हॉस्पिटल में देखा है, तो यहाँ लगभग 8 या 9 लोग तो यहाँ हैं और उनकी हालत किसी की गंभीर नहीं है। तो कोतवाली क्षेत्र के लिंगा गांव में ये बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था। और इसमें 22 लोग झुलस गए, जिनमें से 12 लोगों को इस वक्त मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जो कि गंभीर रूप से झुलसे हैं। और अगली महत्वपूर्ण खबर है कानपुर से, जहां पर आपको बता दें कि 20 दिसंबर को कानपुर का दौरा करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव नजर आएंगे। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से वो मुलाकात करेंगे और इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी से भी मुलाकात करेंगे। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी से भी मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। 20 दिसंबर को कानपुर दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कानपुर से। 20 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव कानपुर के दौरे पर रहेंगे और जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे और साथ ही इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी इन दिनों कानपुर जेल में बंद है। धमकी देने के मामले में और कब्जा करने के मामले में उन पर आरोप थे, जिसके बाद वो इस वक्त जेल में बंद हैं। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जेल में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। तो कानपुर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव।
वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है और आज से 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। आज दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पीयूष गोयल। कपड़ा उद्यमियों से टेक्सटाइल पर संवाद करेंगे। कॉन्क्लेव में काशी और तमिलनाडु से आए उद्यमी कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्यमियों से के साथ भी बैठक करते हुए पीयूष गोयल नजर आएंगे। आज रात दिल्ली के लिए उसके बाद आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीयूष गोयल। तो वाराणसी दौरे पर है इस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ आज बैठक करते हुए पीयूष गोयल नजर आएंगे। और वहीं लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का विदेश दौरा लगातार जारी है, जहां बेल्जियम, यूएई, कनाडा, अमेरिका यूपी में निवेश करने के लिए तैयार है। लॉजिस्टिक, कृषि समेत कई क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य अपना रखा था। मंत्री नंद गोपाल नंदी और मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने ये एमओयू साइन किया है। जेमिनी कॉर्पोरेशन के साथ 200 करोड़ का ये एमओयू साइन किया गया है। जेमिनी काशी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट की स्थापना करेगा और यूएई से यूपी को 20,000 करोड़ का आशय पत्र मिला है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दक्षिण कोरिया निवेश करेगा। 2500 करोड़ से टेक्सटाइल मशीनरी यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया है और ऐसे में एक एक करके लक्ष्य को पार किया जाएगा। तो अभी फिलहाल प्रस्ताव आने शुरू हो चुके हैं। एमओयू भी साइन हो चुका है। जीआईएस 2023 को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का विदेश दौरा इस वक्त लगातार जारी है, जहां बेल्जियम, यूएई, कनाडा, अमेरिका उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रहा है। लॉजिस्टिक, कृषि समेत कई क्षेत्रों में निवेश का ये प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जो लक्ष्य योगी सरकार लेकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हो, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का, डिप्टी सीएम का समूह विभिन्न देशों के दौरे पर है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में निवेश लाया जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में निवेश की क्या क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में बताया जाए। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल बाहर है, जिसमें मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री अगर हम बात करें तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जैसे बड़े चेहरे बाहर हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट है, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, वो भी दौरे में साथ हैं। अगर अब तक की हम प्रगति की बात करें, क्योंकि 9 तारीख से यह दौरा शुरू हुआ था और सीधे तौर पर इस दौरे के अब जो फायदे हैं वो कहीं न कहीं होते नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बेल्जियम, कनाडा, अमेरिका, यूएई जैसे जो देश हैं वो अब निवेश के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो संभावनाएं यूपी में है और उत्तर प्रदेश के जो प्रतिनिधिमंडल लगातार विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से, वहां के निवेशकों से, वहां के जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ, वहां के राजनयिकों के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 के बारे में लगातार बता रहे हैं। उसका फायदा भी मिलना शुरू हुआ है। अगर हम देखें तो जो जेमिनी कॉर्पोरेशन है वो 200 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में करने जा रहा है। वहीं अगर हम यूएई की बात करें तो वो 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। साथ ही साथ अगर इस हम निवेश की संभावनाओं को देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिकल है। उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से लक्ष्य लेकर चल रही है, कहीं न कहीं वो लक्ष्य धीरे धीरे अपने एम तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं उम्मीद की जा रही है कि जब उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल लगातार जाकर निवेशकों से मिल रहा है, उनको बता रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में, किन किन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में निवेश किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में जनशक्ति की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में जो स्किल्ड लोग हैं, जो कहीं न कहीं विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता रखते हैं, वो
उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि ओडीओपी के जरिए पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लोगों को स्किल्ड करने का बीड़ा उठाया है। लगातार जो उत्तर प्रदेश का व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग है वो लोगों को लगातार स्किल्ड कर रहा है। और उद्देश्य यही है कि जब उत्तर प्रदेश में निवेश आए तो उन लोगों को उस पर समायोजित किया जाए। जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा, वहीं बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में निवेश भी होगा, उद्योग भी बढ़ेंगे और सीधे तौर पर उसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी लगातार उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार चाहे वो रोडों का नेटवर्क हो, पानी की व्यवस्था हो या फिर जो एयर कनेक्टिविटी हो वो लगातार बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में 8 एयरपोर्ट वर्किंग में है और 5 पर काम चल रहा है, 14 अन्य हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो सीधे तौर पर सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी भी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में होगी, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होंगे। तो ये वो चीजें हैं जो कहीं न कहीं निवेशकों को आकर्षित करती हैं। यही एक वजह है कि जहां पहले विश्व के विभिन्न देशों का जो मेन गंतव्य देश होता था वो चाइना था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही है, भारत कहीं न कहीं एक बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में लगातार उभर रहा है विश्व के उन देशों के लिए जो कहीं न कहीं निवेश करना चाहते हैं। और उसमें देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, जिसमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन का जो सहयोग है वो कैसे हो, कहीं न कहीं उस पर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। हालांकि लगातार प्रयास हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सचिव मंडल लगातार विभिन्न देशों की यात्रा पर है और ये यात्राएं 19 तारीख तक लगातार चलती रहेंगी, जिसमें निमंत्रण देने के साथ ही उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश के निवेश के लिए जो नीति उत्तर प्रदेश सरकार इंडस्ट्रियल जो लेकर आई है उसके बारे में वहाँ बताया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोग जिनसे मुलाकात हो रही है सभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए और जिन जिन चीजों को अभी प्रस्ताव मिल रहे हैं उन पर एमओयू साइन है, ताकि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेश हो और उत्तर प्रदेश को जो एक इंडस्ट्रियल का हब बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है कहीं न कहीं इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एसके प्रयागराज की जहां पर मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। ज्ञानवापी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर विरोध दर्ज कराया गया। हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर अपना विरोध दर्ज कराया है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ही हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में अपनी दलीलें रखनी है। आज भी मामले में दोपहर 3:30 बजे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर ये पूरा मामला और हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई है। ज्ञानवापी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर विरोध दर्ज कराया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से। हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर अपना ये विरोध दर्ज कराया और आज भी करीब 3:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है। और अगली खबर है लखनऊ से। समाजवादी पार्टी मनाएगी चौधरी चरण सिंह की जयंती। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में ये जयंती मनाई जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को इसके लिए निर्देश दिए हैं और कहा है कि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उनके योगदान की चर्चा करें। ये निर्देश इस वक्त दिए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को ये निर्देश दिए हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाने के निर्देश दिए गए हैं और कहा है कि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उनके योगदान की चर्चा करें। तो समाजवादी पार्टी इस बार मनाएगी चौधरी चरण सिंह की जयंती। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में इस जयंती को मनाया जाएगा। वहीं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के कल्लूगढ़ी रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रील बना रहे एक युवती और 2 युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की पहचान में जुट गई है। डीसीपी ग्रामीण डॉक्टर इराज राजा ने बताया कि तेज रफ्तार पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से तीनों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
वहीं बुलंदशहर में रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना एक बार फिर से सामने आई है, जहां एक मौसा ने 15 साल की नाबालिग से महीनों तक रेप किया। आरोपी पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं बता दें कि आरोपी के परिवार के अन्य लोगों पर भी पीड़िता को धमकाने का आरोप लगा है। पीड़िता के गर्भवती होने पर परिवार को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोपी मौसा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे 10वीं के छात्र को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की गई। छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबंगों से छात्र को छुड़ाया और मेडिकल कराने के लिए सीएससी मवाना भेज दिया गया। गंभीर हालत में छात्र को मवाना से मेरठ जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो 10वीं के छात्रों से की बेरहमी से पिटाई की गई है। मेरठ की खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। 10वीं के छात्रों की ये पिटाई की गई और छात्र गंभीर रूप से घायल है। आ रहा था जी और प्रीतिनगर के पास किसी, मैं तो नाम नहीं जानता, गौरव नाम ले रहे हैं जी। उन्होंने पकड़ के, उनका कोई झगड़ा होगा किसी से, इसको पकड़ कर कमरे में बंद करके बुरी तरह मारा गया। उनके लेडीज जेंट्स जो भी थे, उस परिवार वालों ने, इसके नाक में कोई भी ब्लड आ रहा है, कान में कोई ब्लड आ रहा है और डॉक्टरों ने मेरठ के लिए रेफर कर दिया। कोई पुरानी रंजिश है किसी बात को कोई लेकर? रीजन नहीं, किसी प्रकार की कोई रीजन नहीं। 10वीं क्लास के बच्चे क्या रंजिश होगी ट्यूशन करने। और अगली खबर है गोंडा से, जहां पर विकास के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा इस वक्त हुआ है। 68 गांव में विकास कार्य के नाम पर 12 करोड़ का घोटाला हुआ है। ऑडिट टीम ने जीपीआरओ को अपनी रिपोर्ट अब भेज दी है और रिपोर्ट में जिम्मेदारों से ब्याज सहित रिकवरी की बात कही गई है। ग्राम प्रधान से लेकर सचिव तक से रिकवरी अब की जाएगी। साल 2019 और 20 में यह पूरा घोटाला हुआ था, जिसकी जांच अब की जा रही थी और ये बड़ा खुलासा हुआ है। मंडलायुक्त की सख्ती के बाद अब विभाग जो है वो हरकत में आ चुका है इस पूरे मामले को लेकर। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। गोंडा से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिली है। साल 2019-20 में ये पूरा घोटाला हुआ था और अब इस घोटाले के बाद में रिकवरी की जाएगी। मंडलायुक्त की सख्ती के बाद विभाग हरकत में आया है। विकास के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा इस वक्त गोंडा में किया गया है, जहां इस वक्त विकास कार्य के नाम पर 12 करोड़ का घोटाला किया गया है। ऑडिट टीम ने जीपीआरओ को अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी है और रिपोर्ट में जिम्मेदारों से ब्याज सहित रिकवरी की बात इस वक्त कही गई है। तो अब जो लोग इसमें शामिल थे इस घोटाले में, उन सभी से रिकवरी की जाएगी। ग्राम प्रधान से लेकर सचिव तक से रिकवरी की जाएगी। 2019 और 20 में ये पूरा घोटाला हुआ था। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर स्कूल से गायब 30 शिक्षकों का बीएसए ने वेतन रोक दिया है। प्राइमरी और मेडिकल स्कूल से गायब मिले थे 30 शिक्षक। 30 में से 23 शिक्षक और 7 शिक्षा मित्रों के भुगतान पर फिलहाल रोक लगाई गई है। बीएसए ने 5 बीईओ को नोटिस जारी कर पूरा स्पष्टीकरण इसके लिए मांगा गया है। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल से ये टीचर्स गायब मिले थे। 30 में 23 शिक्षक और 7 शिक्षा मित्र, जिनके इस वक्त भुगतान पर रोक लगा दी गई है। बीएसए ने 5 बीईओ को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी पूरा मांगा है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल से ये 30 शिक्षक गायब मिले थे, जिनके वेतन पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई है। 23 शिक्षक और 7 शिक्षा मित्रों के भुगतान पर ये रोक लगाई गई है। तो आपको बता दें कि 23 शिक्षक और 7 शिक्षा मित्रों के भुगतान पर यह रोक फिलहाल लगाई गई है। बीएसए ने 5 बीईओ को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी इस पूरे मामले पर मांगा है। तो प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर स्कूल से गायब 30 शिक्षकों का बीएसए ने वेतन रोक दिया है। प्राइमरी और
मिडिल स्कूल से ये 30 शिक्षक गायब मिले थे, जिसमें से 23 शिक्षक हैं और 7 शिक्षा मित्र, जिनके भुगतान पर इस वक्त रोक लगाई गई है। बीएसए ने 5 बीईओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा है। और इसी के साथ फिलहाल 10 के एजेंडे में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।